नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूछे जाने वाले राज्य व्यवस्था से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाली हूँ कि किस टॉपिक से कौन कौन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा कौन सा ऐसा टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाली हूँ जिनका आप सभी अध्ययन अवश्य ही करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत राज्य व्यवस्था विषय से संबंधित वे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनका अध्ययन आपको बहुत ही ज़रूरी है करना। साथ में लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप किस अध्ययन स्रोत से इस विषय की तैयारी करें। तो साथियों, पहले मैं बताऊंगी कि भारत का संवैधानिक विकास, यह टॉपिक भी राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में क्वेश्चन यह पूछेगा कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया। जब आपको पता रहेगा कि भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित हुआ, तब कहीं आप सही उत्तर दे पाएंगे। आपको 4 विकल्प दिया जाएगा इसके लिए, और जब आपको सही उत्तर पता होगा तब आप उत्तर देंगे। क्वेश्चन इस टॉपिक में भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत ये भी पूछा जा सकता है कि किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि नियंत्रक परिषद की स्थापना कब हुई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली या किस अधिनियम के तहत मिली। क्योंकि कई ऐसे अधिनियम है, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1909 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 है, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अलावा तमाम ऐसे अधिनियम है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो इसका सही उत्तर तो हो गया भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आपको सही उत्तर पता होगा तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो साथियों, आप इस टॉपिक को बहुत ही गहनता के साथ अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं दूसरा, और दूसरा है विदेशी स्रोत। ठीक है, लेकिन विदेशी स्रोत बताओ उसके पहले फिर से मैं एक बार भारत का संवैधानिक विकास के संबंध में बताऊं। साथियों, इसमें जब संविधान का जब निर्माण हुआ था, हम लोग का गठन हुआ था, एक समिति बनी थी, उससे संबंधित क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, तो तमाम प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे प्रारूप समिति भी एक है। ठीक है, तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, आदि तमाम प्रकार की प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही सीरियसली अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब आपको मैं ले चलती हूँ दूसरे टॉपिक पर, विदेशी स्रोत। ठीक है, कि अर्थात भारत के संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रभाव हैं, लक्षण हैं, विशेषताएं हैं जो हम लोग विदेशों से प्राप्त किए। जैसे इस टॉपिक, ये टॉपिक, ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। जब आपको पता रहेगा तब आप कर पाएंगे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, और ब्रिटेन में कौन सा सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, और अमेरिका में न्यायपालिका। तो इस टॉपिक में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 4 प्रश्न सुमेलित करने के लिए दे दिए जाएंगे, जैसे कि भारत के संविधान के लक्षण, मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध, राज्य की नीति निर्धारण। तो आपको पता है कि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, आपात उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया, और डीपीएसपी अर्थात राज्य की नीति नेतृत्व लिया गया आयरलैंड से। जब आपको सही उत्तर पता होगा साथियों, तब कहीं आप इसका सही जवाब देंगे। इसी प्रकार के जो तमाम हमारे संविधान के भाग हैं उसके संबंध में पूछा जाएगा, तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। हर 1-2 साल के गैप पे इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। अब आते हैं तीसरा, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, अनुच्छेद, अनुसूची संशोधन, और कभी कभी तो 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है राज्य व्यवस्था के। ठीक है, अनुच्छेद, अनुसूची और संविधान संशोधन।
साथियों, अनुच्छेद आप BR1 से पूरा अच्छे से तैयार कर लेंगे। खास तौर पर अनुच्छेद 1 से लेके 50 तक आपको प्रत्येक दशा में भली भांति पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 1 से लेके 50 तक आपको भूल के भी भूलना नहीं है, क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा जाएगा तो 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछ दिया जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 1 से लेके 50 के बीच। तो आप अनिवार्य रूप से इस अनुच्छेद को रटिएगा। और जो बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ परीक्षा दृष्टि क्लासेज में कि कौन कौन से आर्टिकल अत्यंत ही परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप अवश्य ही परीक्षा दृष्टि से संबंधित क्लासेज इसी यूट्यूब चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए परीक्षा दृष्टि वाले और आप देखिए। साथियों, क्वेश्चन पूछता है संविधान के संबंध में कि भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि संविधान की अनुसूची चतुर्थ में क्या है, पंचम में क्या है, षष्ठम में क्या है, नवम में क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो आपको पता होनी चाहिए कि 10वीं अनुसूची में सारे अनुसूची का जब आपको ज्ञान होगा तब कहीं आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो साथियों, अनुच्छेद अनुसूची आपको प्रत्येक दशा में अच्छे से पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको इसमें बता रही संविधान संशोधन, जितने भी संविधान संशोधन है उसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे। इसके अलावा मेरे द्वारा आप सभी को परीक्षा दृष्टि में भी तमाम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बताए गए हैं, जो कि परीक्षा में न सिर्फ पूछे जाते हैं बल्कि हम सभी का दायित्व है कि एक परीक्षा एक दिन पूर्व को जरूर रिवीजन करें। तो आप अवश्य ही उस क्लास को अटेंड करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है उद्देशिका। साथियों, उद्देशिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उद्देशिका का हम सभी को हर एक लाइन शब्दबद्ध पता होनी चाहिए। क्रमबद्धता भी जानना उतना ही जरूरी है जितना उद्देशिका, क्योंकि कई बार उद्देशिका से शब्दों के क्रमबद्धता भी पूछा जाता है, शब्दों को सजाइए आदि। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है। तो जब आपको पता होगा कि सार्वभौम सत्ता संपन्न के बाद समाजवादी आएगा, समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष आएगा, धर्मनिरपेक्ष के बाद जनवादी आएगा, उसके बाद गणतंत्र आएगा, तब कहीं आप उसका उत्तर सही दे पाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है उद्देशिका के भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 की सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था। तो आपको पता होनी चाहिए संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। या क्वेश्चन ये भी बन जाता है इस टॉपिक से कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो लोक कल्याण, अर्थात जब आपको पता होंगे कि ये शब्द उद्देशिका में है तब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सही प्रकार से सही करेंगे, ठीक है। तो हर प्रकार की जानकारियाँ इस चैप्टर में रखिएगा। खासतौर पर उद्देशिका के हर एक शब्द पर गहनता से अध्ययन करिएगा, क्योंकि शब्द सज्जा इस प्रश्न में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं बताने वाली हूँ शासन प्रणाली और राष्ट्रीय प्रतीक और राज्य और संघ के संबंध में। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करते हैं शासन प्रणाली, ठीक है। शासन प्रणाली में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, राजधानी, शासनाध्यक्ष, संप्रभुता, ध्वज। तो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संप्रभुता। तो इस प्रकार साथियों आप इस टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सही कर पाएंगे। क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है या गणतंत्र की नहीं है। तो आपको पता होनी चाहिए कि लोकतांत्रिक सरकार भारत की विशेषता है, विधि का शासन भारत की विशेषता है। तो जो आपको पता होगा उस पर तो आप ध्यान देंगे और जो नहीं लगे तो उस पर आप सही टिक लगाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है, तो अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है। तो जब आपको पता रहेगा कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है, तब कहीं आप इस पर सही उत्तर पर टिक लगा पाएंगे। क्वेश्चन ये आ सकता है कि निम्न में कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो एकल कार्यपालिका। तो इसमें संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के विभिन्न आयाम से संबंधित प्रश्न इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। यदि आपको
इन सभी की जानकारी होगी तब कहीं इसमें आप उत्तर सही दे पाएंगे। साथियों, दूसरा मैं बताने वाली हूँ राष्ट्रीय प्रतीक। साथियों, हर 1, 2 और 3 साल के गैप पे राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल कितनी संख्या है, तो 24 है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र कितने प्रतीक के, मतलब किसका प्रतीक है, तो न्याय का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, पुष्प कौन सा है, आदि तमाम प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं राज्य एवं संघ, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। साथियों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अवश्य ही सारे आर्टिकल को आप इसमें ध्यान से याद करेंगे। अब मैं चर्चा करने वाली राज्य एवं संघ। इसमें प्रश्न बनेंगे कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा है, तो राज्यों का यूनियन है। जब आप अध्ययन करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, राज्यों का यूनियन है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में किसके प्राप्त है, किसके पास है, तो संसद को है। जब आप ये टॉपिक का अध्ययन करेंगे अपने किताब से तो अपने आप हर प्रश्नों का आप सही उत्तर इसमें देंगे। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा राज्य है जो संघ शासित प्रदेश नहीं है, कौन सा ऐसा राज्य है जो संघ शासित प्रदेश है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जब आप अध्ययन किए रहेंगे तो आप इसका सही जवाब देने में सक्षम होंगे। और कहा जाता है जब व्यक्ति सही दिशा में तैयारी करता है तो अवश्य ही सफल होता ही होता है। तो आप अवश्य ही अपनी सफलता के लिए तैयारी जरूर करेंगे सही दिशा निर्देश में। तो साथियों, आते हैं नागरिकता। नागरिकता पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है, तो आपको पता होनी चाहिए एकल नागरिकता है। भारत में नागरिकता की विशेषता में कौन सा सही है, तो जो विशेषताएं होंगी जब आपको पता होंगी तब आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो आपको पता होनी चाहिए कि जन्म से, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है और कैसे नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता, आदि तमाम नागरिकता से पक्ष से संबंधित क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं मूल अधिकार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस टॉपिक का। ठीक है, मूल अधिकार। मूल अधिकार में एक तो सारे अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा मौलिक अधिकार और 4 विकल्प दे देंगे। तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं, कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा आप विधि के समक्ष समता पाएंगे, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, प्रेस की स्वतंत्रता किसमें, शोषण के विरुद्ध क्या है, आदि तमाम प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएंगे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान की गई है, जो किसमें निहित है, तो जो आपको पता होनी चाहिए कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। इस प्रकार से साथियों आपको तमाम प्रकार से इस चैप्टर में आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि यह चैप्टर आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन अनुच्छेद 26 में है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। तो जब आप अध्ययन करेंगे तो हर प्रश्नों का आप सही जवाब देने में सक्षम होंगे। कभी भी आप अपनी तैयारी के प्रति ये ना सोचिएगा कम समय है मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगा या कैसे तैयारी होगी। साथियों, लगातार आप अध्ययन करिए, निश्चित रूप से आपकी तैयारी एक विश्वास के डोर पे जाएगी और आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। अब हम आते हैं साथियों नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन आएगा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, किस भाग में है। अब ये तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे जो कि इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, तो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन आ जाएगा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो वही हो गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 4 दे दिए जाएंगे, अनुच्छेद 40, 41, 44, 48 असुमेलित करने के लिए दे दिए। जैसे अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो जब आपको पता होगा तब आप सही इसका सम्मिलित करेंगे और इसके लिए आपको अध्ययन करना होगा, अच्छे से कवर करना होगा इस भाग के लिए। तो आप अवश्य ही
इसका गहनता के साथ अध्ययन करेंगे और विश्वास करिए आप बहुत ही बेहतर के साथ इस क्वेश्चन को आप हल भी करेंगे। अब हम आते हैं साथियों मूल कर्तव्य पर। मूल कर्तव्य क्यों इतना इम्पोर्टेंट है साथियों? मूल कर्तव्य से हर 2 से 3 साल के बीच एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अर्थात आपको जो मूल कर्तव्य 11 हैं तो उनकी सब क्रमबद्धता पता होनी चाहिए। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कहाँ से लिया गया, किस भाग में आदि से संबंधित प्रश्न इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं साथियों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के संबंध में क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, 3-4 राष्ट्रपति के सजाने के लिए आएगा कि आप कालक्रम के अनुसार सजाइए। क्वेश्चन ये आ जाएगा भारत के राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता, यदि हटाया जा सकता है तो कैसे हटाया जा सकता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, आदि इस प्रकार के तमाम प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह कौन सा वीटो की शक्ति थी, वो विषय कौन सा था, कब किए, आदि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। आप अनिवार्य रूप से साथियों इस टॉपिक से अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस संविधान आर्टिकल में है, निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, पदच्युति की क्या प्रक्रिया, कार्यकाल क्या है, उपराष्ट्रपति का क्रम बताइए। और सेम यही प्रश्न प्रधानमंत्री के संबंध में पूछा जाएगा और लोकसभा के महत्वपूर्ण अधिकार कुछ पावर जो स्पेशल है वो पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार साथियों अन्य जो मैं यहाँ पे टॉपिक में डिस्क्राइब की हूँ, महान्यायवादी, कैग, राज्यपाल और वरीयता क्रम आदि के संबंध में पूछा जाएगा। तो आप इन सभी चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री होते हैं। आदि तमाम ऐसे प्रश्न इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं संसद और विधानमंडल। संसद और विधानमंडल से संबंधित तमाम प्रश्न इसमें आपके पूछे जाएंगे और इस टॉपिक की तैयारी आप अवश्य ही भारतीय संसद सुभाष कश्यप की पुस्तक से करेंगे, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम संख्या कितनी है। ठीक है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कौन से ऐसे कथन है जो सही है। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने थे। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। आदि तमाम प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आप अवश्य ही इस चैप्टर को बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। साथियों कई बार क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 से बढ़ाकर इतनी कर दी या 525 से इतनी कर दी। मतलब हर संविधान संशोधन, हर एक प्रकार, हर कार्य आपको इस टॉपिक से पता होनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी अवश्य ही गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, अवश्य ही पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे। पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं उसका आप अध्ययन करेंगे ताकि आपको पता हो सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब तक आपको पता नहीं होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब तक साथियों आप अध्ययन सही दिशा में नहीं कर पाएंगे। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, राज्यसभा कैसे भंग होती है। क्वेश्चन आ जाएगा राज्यसभा में कौन कौन होते हैं, राज्यसभा के पदाधिकारी कौन, ऐसे पदाधिकारी कितने हैं जो मनोनीत होते हैं, उनके निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है।
आदि प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही सहज होते हैं। एक बार आप अध्ययन करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर से पूछ देगा तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है, क्या सही नहीं है, ध्यानाकर्षक सूचना कि क्या प्रावधान है, क्या प्रावधान नहीं है, आदि तमाम प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। लोक लेखा समिति, याचिका समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, विभागीय समिति आदि इसी प्रकार के प्रश्न साथियों इसमें पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं अन्य, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें छूट गया है, जिसको आप अनिवार्य रूप से रख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के तमाम प्रश्न आपको इसमें अध्ययन में शामिल करने हैं। और इसके लिए आप न सिर्फ बेयरेक्ट पढ़ेंगे बल्कि डी डी बसु का भारतीय संविधान का अध्ययन भी करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान में स्वीकृत संख्या क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के क्या अधिकार है, ठीक है। और यदि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो रहा है तो उसको निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करता है, आदि तमाम प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब आते हैं हम सभी केंद्र राज्य संबंध। साथियों, केंद्र राज्य से संबंधित प्रश्न विभिन्न आयाम से पूछे जाते हैं। वित्तीय संबंध, राष्ट्रीय संबंध, अन्य संबंध जो भी हैं इस भाग में पूछे जाते हैं। ऐसे ही साथियों आपातकाल के संबंध में कि आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत, कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, कौन से आपातकाल किस परिस्थिति में लगाए जाते हैं, आदि तमाम प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आएगा किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ठीक है। आपातकाल की घोषणा स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाता है, क्या कितने 1 माह के अंदर रखा जाता है, 2 माह के अंदर रखा जाए। जब आप पढ़े होंगे तब इसको सही करेंगे। इसी प्रकार साथियों वित्त आयोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके संबंध में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ। वित्त आयोग इस परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः देखा गया है कि वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन को पूछा जाता है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो जब आप अध्ययन किए होंगे तब इसके आप सही उत्तर देंगे। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होती है, तो वित्त आयोग के द्वारा होती है। आदि तमाम प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ नीति आयोग भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है, क्वेश्चन बनता भी है। तो आप अवश्य ही इस टॉपिक को अच्छे से तैयारी करेंगे। ऐसे ही साथियों राजनीतिक दल के संबंध में आपको अध्ययन करना है और दबाव समूह के संबंध में अध्ययन करना है। पंचायती राज, कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध है और विविध जो है, इन सभी का आपको अच्छे से अध्ययन करना ही होगा। और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग के ऊपर कि आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे। साथियों पंचायती राज से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उसका अच्छे से आप तैयारी करेंगे, क्योंकि पंचायती राज इस परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सारे आर्टिकल, उप आर्टिकल अच्छे से तैयार करें, बल्कि पंचायती राज से संबंधित जो आर्टिकल है उसको कहीं लिख कर रख ले, बार बार देखते रहे ताकि कोई गलती ना होने पाए। तो साथियों आज मैं आप सभी को राज्य व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक बताई, जो कि इस परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक टॉपिक का आप गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इस टॉपिक के अध्ययन के लिए आप अध्ययन सामग्री का कैसे प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि अध्ययन स्रोत में मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, भारतीय संविधान बेयरेक्ट का अध्ययन आप करेंगे। दूसरा डी.डी. बसु या लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे। तीसरा संसद सुभाष कश्यप और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पूर्वावलोकन। साथियों अब क्रम में बताती हूँ कैसे आप अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनका अध्ययन आप किस अध्ययन स्रोत से करेंगे। आपको ये समस्त जानकारियाँ इस किताब से प्राप्त होगी, अर्थात घटना चक्र के पूर्वावलोकन से। साथियों घटना चक्र का पूर्वावलोकन 8 सीरीज में आता है, 8 खंडों में आता है, जिसके अंतर्गत घटना चक्र द्वारा भारतीय इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, आर्थिक सामाजिक विकास, पर्यावरण पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान, राज्य व्यवस्था और समसामयिक घटनाक्रम, राज्य से संबंधित प्रश्नों के संबंध में खंड निर्गत किए जाते। आप अवश्य ही राज्य व्यवस्था के जब अध्ययन करेंगे
तो सबसे पहले पूर्वावलोकन से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। मेरे द्वारा आप सभी को पहले ही बता दिया गया है, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसको अध्ययन करें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से लगभग 30% क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जब आप अभी से लगाना आरंभ कर देंगे, पढ़ना आरंभ कर देंगे, तो जो 30% से ऊपर क्वेश्चन आते हैं उसका भी आप बहुत ही सहजता के साथ हल कर लेंगे। तो आप अवश्य ही सबसे पहले पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे। दूसरा जो मैं पुस्तक राज्य व्यवस्था से संबंधित बताने वाली हूँ, जिसे 60% क्वेश्चन राज्य व्यवस्था के पूछे जाते हैं, वो है भारतीय संविधान का बेयर एक्ट। भारतीय संविधान का बेयर एक्ट राज्य व्यवस्था के लिए वरदान है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सबसे पहले इसका आर्टिकल एक बार अध्ययन करेंगे, उसके बाद हर आर्टिकल के जो विस्तार दिया गया उसका आप अध्ययन करेंगे। साथियों, आप देखेंगे कि बहुत ही सहजता के साथ आप राज्य व्यवस्था पर कमांड कर लिए हैं। दूसरा जो मैं पुस्तक बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ डीडी बसु, और यदि आपको डीडी बसु समझ में नहीं आता है तो आप अवश्य ही लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। तीसरा जो पुस्तक है वो है संसद, अर्थात मैं आप सभी को टॉपिक जो बताई हूँ उसको, ये वाला टॉपिक संसद विधानमंडल, वो इससे अच्छे से कवर हो जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं, तारांकित अतारांकित प्रश्न, प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति आदि तमाम छोटी छोटी जानकारियाँ आपको इस पुस्तक से मिल जाएंगी। और आप यदि सतत अध्ययन करेंगे तो कैसे आप बहुत ही सहजता के साथ इस परीक्षा की तैयारी कर लिए आपको स्वयं पता नहीं रहेगा। तो आप अनिवार्य रूप से इस पुस्तक, इस अध्ययन सामग्री का प्रयोग करें और सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। साथियों, चलते चलते मैं फिर कहूँगी, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, जी हाँ साथियों, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते हैं। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते हैं। और आपके भीतर तो असीम ऊर्जा है। अवश्य ही आप अपने असीम ऊर्जा का प्रयोग करके न सिर्फ आप अपनी सफलता को मार्ग प्रशस्त करेंगे, बल्कि देश के उज्जवल भविष्य का भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। नमस्कार।